कक्षा है 6, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 10, झांसी की रानी। इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इससे पहले हमने पाठ संख्या 9 टिकट एल्बम उसका गृह कार्य किया और आज हम पाठ संख्या 10 झांसी की रानी कविता का गृह कार्य करते हैं। तो गृह कार्य करने से पूर्व ये जो पाठ संख्या 10 है झांसी की रानी, इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं और पूरा पाठ है उसका अनुवाद सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में ये जो 4 प्रश्न लिखे हैं इनका हम उत्तर निकालेंगे। तो पहले आइए झांसी की रानी। तो प्रस्तुत कविता में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान का वर्णन किया गया है। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध रणचंडी बनकर युद्ध की घोषणा कर स्वतंत्रता यज्ञ का शुभारंभ किया। भारत के तमाम स्त्रियों यानी क्रांतिकारियों ने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुतियां दी। रानी ने अंग्रेज सेनापतियों को युद्ध भूमि से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने छल से रानी को घेर कर एक साथ आक्रमण कर घायल कर दिया। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। तो झांसी की रानी के बलिदान ने हमें देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी। उसके बाद में कवित्री के अनुसार भारतवासी उनके इस बलिदान को सदैव याद रखेंगे। तो झांसी की रानी का ये बलिदान भारतवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। तो जब झांसी की रानी का देहांत हुआ तो उस समय उनकी आयु है मात्र 23 वर्ष की अवस्था थी, यानी 23 वर्ष की आयु थी। अंग्रेजों के विरुद्ध उसने लोहा लिया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो झांसी की रानी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रखटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूध फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ब्रखटी यानी होती है बोहें, तानी यानी चढ़ाई, बूढ़े यानी पुराने दुर्बल, जवानी यानी उत्साह उमंग, गुमी यानी खोई हुई, फिरंगी यानी होते हैं अंग्रेज शासक। सन 57 यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बुंदेली यानी बुंदेल खंडवासी, हरबोले यानी लोकगीत गाने वाले, मर्दानी यानी मर्दों की तरह साहसी। इसका अनुवाद हो जाएगा कि कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध भारत के राजाओं ने बोहें टेढ़ी कर ली थी। अपने खोई हुई आज़ादी का महत्व अब सभी समझ रहे थे। सब ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से भगाकर छोड़ेंगे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वीरों ने अपनी पुरानी वीरता को फिर से दिखाया था। बुंदेले और हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी झांसी ने मर्दानी वेश में मर्दों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया था। दूसरा है पेरा कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको यादें जवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि झांसी की रानी स्वयं लक्ष्मी देवी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता ही उनके रूप में प्रकट हुई थी। तो महाराष्ट्र के लोग उसकी तलवार के प्राणों को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, सेना को व्यूह में खड़ा करना, खूब शिकार खेलना, शत्रु की सेना को घेरना, दुर्ग पर अधिकार करना, ये सब उसके प्रिय खेल थे। वह महाराष्ट्र वासियों की कुलदेवी भावना यानी भवानी की भक्त थी।
कवयित्री कहती है कि उसने बुंदेले हरबोलों के मुख से मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। उसके बाद में है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसको भी आराध्य भवानी थी। यानी झांसी की रानी है वो स्वयं लक्ष्मी देवी या दुर्गा थी। ये सब वीर यानी उसकी वीरता से ही ऐसा प्रकट होता है। तो महाराष्ट्र के जो लोग होते थे वो उसकी तलवारों के प्रहारों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। और लक्ष्मीबाई है नकली युद्ध करना, सेना को व्यूह में खड़ा करना और करना, खूब शिकार खेलना, शत्रु की सेना को घेरना, दुर्ग पर अधिकार कर लेना, इसके प्रिय खेल थे। वह महाराष्ट्र वासियों की कुलदेवी भवानी की भक्त थी। कवयित्री कहती है कि उसने बुंदेले और बोलों के मुख से मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। इससे पहले का पेरा कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई। पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। तो इसका अर्थ होगा कि कानपुर के नाना साहब की छबीली नामक मुंह बोली बहन थी, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई था और अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका पढ़ना और खेलना नाना साहब के साथ ही हुआ था। उनको बर्ची, तलवार, ढाल, कटार आदि हथियारों से प्रेम था। उल्ले शिवाजी महाराज की कहानियां जवानी याद थी। बुंदेले हरबोलों के से हमने मर्दानी रानी की लड़ाई की कहानियां सुनी थी। आगे है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई। झांसी में ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई। झांसी में सुबट बुंदेलों की विरुदावली शिव है आई। झांसी में चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसका अर्थ होगा कि लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा की सगाई ऐसी लगती थी जैसे वीरता की वैभव के साथ सगाई। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई रानी बनकर झांसी आ गई। रानी के आगमन पर झांसी के राजभवन में बधाइयाँ गाई गई और नगर में आनंद छा गया। लक्ष्मीबाई का झांसी में आना ऐसा ही था जैसे वीर योद्धा बुंदेलों की कीर्ति झांसी में आ गई हो। लगता था लक्ष्मीबाई का झांसी के राजा से विवाह चित्रांगदा से अर्जुन के विवाह के समान था, या शिवजी का भवानी पार्वती से मिलन हुआ था। कवयित्री कहती है कि बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से उन्होंने रानी की कहानी सुनी थी। रानी ने मर्दाना वेश धारण करके पुरुषों जैसे साहस के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली गठा घेर लाई। तीर चलाने वाले घर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा ही जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसका अर्थ हो जाएगा कि रानी के आ जाने से जैसे झांसी में सुख के दिन आरंभ हो गए। राजमहल में प्रसन्नता की चांदनी सी छा गई, लेकिन भाग्य की कुचाल से चुपके चुपके दुख की काली घटा घेर आई। ऐसा लगा जैसे रानी के तीर चलाने वाले हाथों में दुर्भाग्य को चूड़ियों का होना अच्छा नहीं लगा। तो राजा की अकाल मृत्यु हो जाने से रानी विधवा हो गई। रानी को इतने कम समय में विधवा बनाते हुए भाग्य को भी दया नहीं आई। तो बिना किसी संतान के राजा की मृत्यु हो गई। यह देख रानी शोक में डूब गई। मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई को यह कहानी कवयित्री ने बुंदेले और बोलों के मुख से सुनी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अस्पूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसका अर्थ हो जाएगा कि झांसी के राजा के संतानहीन मर जाने से अंग्रेज शासक डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे झांसी का राज्य हड़प लेने का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया था। उन्होंने फौरन हिंदी यानी अंग्रेजी सेना भेजकर झांसी के दुर्ग पर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। इस प्रकार संतान रहित राजा का उत्तराधिकारी बनकर झांसी पर अंग्रेज राज्य स्थापित हो गया।
रानी आंसू भरी आंखों से देख रही थी कि उसके हित पर हुए, यानी उसके रहते हुए झांसी पर अंग्रेजों का राज हो गया। तो मर्दानी झांसी की मर्दानी रानी की कहानी लोगों को सुनाने वाले बुंदेले और भोंसलों के मुख से कवियत्री ने यह कहानी सुनी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता कि विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजा नवाबों को भी अपने उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी वह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो अंग्रेज शासकों के आचरण को समझ पाना बड़ा कठिन था। अब तो वे भारतीय राजाओं की खुशामद और विनती को भी नहीं सुनते थे। यही अंग्रेज जब व्यापारी बनकर भारत आए थे तो यहाँ के शासकों की दया मांगा करते थे। डलहौजी की कूटकटपूर्ण यानी कपटपूर्ण नीति के कारण अब अंग्रेज जी राज्य बढ़ता ही जा रहा था, उसका रूप भी बदल गया था। अब तो डलहौजी भारत के राजाओं और नवाबों को भी महत्व नहीं देता था, उनका अपमान करता था। तो अंग्रेजों के अन्याय और कपट नीति के कारण महारानी लक्ष्मीबाई तो दासी जैसी हो गई थी और दासी बनकर भारत आई और अंग्रेजी कंपनी महारानी हो गई थी। तो युद्ध भूमि में पुरुषों की भांति साहस के साथ लड़ने वाली महारानी लक्ष्मीबाई को यह कहानी कवित्री ने बुंदेले और बोलों के मुख से सुनी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब बर्मा पर अभी हुआ या था वज्र निपात, बंगाले मद्रासे आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो डलहौजी की कुटिल योजना के अनुसार मुगलों की दिल्ली छिन गई थी और लखनऊ तो आसानी से अधिकार में कर लिया। पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया गया और नागपुर पर भी चोटें आई। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक को तो बात ही क्या, सिंध पंजाब और बर्मा भी अंग्रेजी अधिकार में आ गए। बंगाल और मद्रास का भी यही हाल हुआ। कवित्री ने बुंदेले हर बोलों के मुंह से वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यौ पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो रानी, इसका अर्थ हो जाएगा कि रानियां रनिवासों में अपनी दुर्दशा पर रो रही थी और बेगम दुख से बेहाल थी। राजा और नवाब सभी अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय से पीड़ित थे। अंग्रेज अधिकारी रानियों और बेगमों के कीमती गहनों और वस्त्रों को छीनकर कलकत्ते के बाजारों में बेच रहे थे। अंग्रेजों के अखबारों में भारत के शासकों की संपत्ति के नीलाम किए जाने की खबरें खुलेआम छापी जाती थी। नागपुर की रानियों के गहने और लखनऊ की बेगमों के कीमती हार बोली लगाकर बेचे जाते थे। इस प्रकार भारतीय नारियों की इज्जत परदेसी अंग्रेजों के हाथों बिक रही थी। कवित्री ने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाली झांसी की रानी की कहानी बुंदेले हर बोलों के मुख से सुनी थी। कुटिया में बीती विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुदुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हीं तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि झोंपड़ियों में रहने वाले निर्धन लोग अंग्रेज अत्याचारों से कठिन दुख झेल रहे थे और महलों में रहने वाले राजा और नवाब अपमान की चोट खाए हुए थे। वीर भारतीय सैनिक अपने पुरखों के वीरता पर अभिमान से भरे हुए थे। ये सभी अंग्रेजों से बदला लेने का अवसर देख रहे थे। नाना साहब अंग्रेजों को युद्ध में हराकर भारत से भगाने की तैयारियों में लगे हुए थे। इसी समय उनकी मुंह बोली बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम का यज्ञ आरंभ हो गया। इन वीरों को तो भारतीयों के जोश और वीरता को जगाना था ताकि अंग्रेजों का अन्यायी और अत्याचारी शासन समाप्त हो जाए। कवित्री ने इससे स्वतंत्रता संग्राम और महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बुंदेले हर बोलों से सुनी थी।
महलों ने दी आग झोंपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को आरंभ करने में गरीबों और राजा रानी, नवाबों सभी ने अपना सहयोग दिया था। यह स्वतंत्रता पाने की तीव्र इच्छा सभी के हृदय से प्रकट हुई थी। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना तक यह आज़ादी की आग फैलाई गई थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी हलचल पैदा हुई। इस कहानी को कवियत्री ने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुना था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दुदुपंत तांतिया, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती थी उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसका अर्थ हो जाएगा कि इस भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ में उनके श्रेष्ठ योद्धाओं ने अपने प्राण बलिदान कर दिए। उनमें कुछ के नाम है नाना साहब, दुदुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। तो भारत के महान इतिहास में इन सभी ने के नाम सदा अमर रहेंगे। ये सभी देशभक्त बलिदानी वीर थे, लेकिन अंग्रेज सरकार इनके बलिदानों को अपराध बताती थी। इन सभी की और महारानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा कवित्र ने बुंदेले हर बोलों से सुनी थी। इससे आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।